Good morning, study time only. Today is 14 May 2020, and we are going to discuss the Hindu समरी एनालिसिस। यहाँ पे हम द हिंदू की समरी को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, सभी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और साथ में ही मैं डिस्कस करूँगा आपसे एक एमसीक्यू प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि आपके न्यूज़ से रिलेटेड होगा। और साथ में ही आपको यहाँ पे मिलेगा हैंड रिटन नोट्स, किस तरीके से आप हैंड रिटन नोट्स तैयार कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए, पहले हम देख लेते हैं द हिंदू के अंदर कौन कौन सी न्यूज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला है मेजर स्टिमुलस पैकेज फॉर एमएसएमई। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। मेजर स्टिमुलस पैकेज जो है एमएसएमई के अंदर दिया गया है, एमएसएमई की नई जो डेफिनेशन निकल के आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। देन हम एक छोटा सा न्यूज़ जो है आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके बाद जो है एक ये छोटी सी न्यूज़ है, ताइवान वांट्स टू ज्वाइन हैंड विथ इंडिया। तो इसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि जो ताइवान है, सपोज यहाँ पे पर्टिकुलर जो ताइवान की बात की जा रही है, जैसे चाइना क्या करता है, चाइना जो है पाकिस्तान का सहारा लेता है और इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करता है। जैसे कि बहुत सारे वहाँ पे पोर्ट्स बना दिए, सीपीईसी आपको पता होगा, और इस तरीके से इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो क्या इंडिया जो है ताइवान के साथ इस तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी को रखे, इस तरीके से रखे कि ताइवान से जो है वो चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर सकता है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी जिसको हो सकता है इसके ऊपर आगे जो है आर्टिकल्स आए, तो उसको हम देखेंगे फिर बाद में। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 5 के अंदर, ये हमारा एक छोटा सा दिया गया है, पोलावरम वर्क हिट अ माइग्रेंट वर्कर। तो पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स है। तो ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे किस रिवर के अंदर है और कौन कौन से स्टेट इसके ऊपर से अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसको हम डिस्कस करेंगे। देन आगे हम मूव करते हैं और आर्टिकल्स की ओर, जो हमारा एडिटोरियल सेक्शन है, यहाँ पे हम देखेंगे एक जो आर्टिकल है, प्लान टू रिव्यू ऑफ ब्रोकन इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी टूट रही है उस इकोनॉमी को किस तरीके से रिव्यू किया जाए, किस तरीके से एमजी नरेगा का यहाँ पर रोल आ जाता है, फूड और कैश ट्रांसफर का रोल आ जाता है, ये केयर इकोनॉमी जो है क्या जीत आ जाती है। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में ही नीचे अगर हम चलते हैं, लिक्विडिटी लाइफलाइन यहाँ पे बताया गया, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लिक्विडिटी लाइफलाइन को। इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा पॉइंट्स नहीं है, तो छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स इसको डिस्कस कर लेंगे हम। साथ में हम डिस्कस करेंगे प्रोवाइड इनकम सपोर्ट रिस्टोर जॉब। जो इनकम सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जॉब्स को रिस्टोर करने की बात की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ड्यू टू ये पेंडेमिक 19, इसकी वजह से जो हमारा कोरोना वायरस 19 है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉब जो है लॉस हो रही है। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे और इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे और पेज नंबर जो है 15 के अंदर जो हमारा जो है न्यूज़ एक आई है, और बाकी तो ये छोटी छोटी न्यूज़ हैं, इसको आप देख लीजिएगा अगर चाहें तो। ऐसी कुछ खास नहीं है कि जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कोटक बैंक की। ये देखिए, कोटक बैंक के द्वारा नेट ड्रॉप इन द हायर प्रोविजन की बात करिए, तो वहाँ पे सीएआर की बात की जा रही है। तो हमारे लिए सीएआर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे और इस तरीके से सारी चीज़ों को लिंक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए, आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज एमएसएमई के अंदर जो है द हिंदू के पेज नंबर फर्स्ट में जो आया था, तो यहाँ पे 3 लाख करोड़ रुपए जो है एमएसएमई को दिए जा रहे हैं कोलेट्रल फ्री लोन। जैसे कोलेट्रल फ्री लोन अगर मैं आपको समझाता हूँ, तो सिंपल सी चीज़ है। कोलेट्रल फ्री लोन क्या होता है कि जब भी आप बैंक के पास जाते हैं, ये बैंक है सपोज, तो बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, तो क्या होता है, बैंक क्या क्या बोलता है, आप कुछ अमाउंट रखिए, कुछ ऐसी चीज़ रखिए, आप घर के कागजात गिरवी रखिए, कुछ ज़मीन जायदाद आप गिरवी रखिए, तो कुछ ना कुछ चीज़ आप हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पे रखिए, जिसके बेसिस में हम आपको लोन देंगे। तो वो जो है आपको अब नहीं देना पड़ेगा, कोलेट्रल फ्री कर दिया गया है। कोलेट्रल फ्री लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एमएसएमई को। आत्मनिर्भर भारत अभियान, हमने देखा था आत्मनिर्भर भारत अभियान, कल के न्यूज़ डिस्कशन हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी आ जाता है, और आरबीआई जो भी मेजर्स लेगी वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे।
तो जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के लिए होता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसलिए ये आपको याद रखना है। एमएसएमई का फॉर्म आपको पता होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो हमने डिस्कस करी है। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं एमएसएमई की जो रिवाइज डेफिनेशन हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एमएसएमई के रिवाइज डेफिनेशन को, कि पहले जो क्राइटेरिया था, सबसे पहले आपको क्राइटेरिया याद रखना है कि जो भी क्राइटेरिया था वो क्या था, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स की बात की जा रही। क्या क्या बात की जा रही, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था तो वो इन्वेस्टमेंट जो होती थी 25 लाख रुपीस से अगर कम होती थी तो माइक्रो के अंदर आता था, और सर्विस सेक्टर के अंदर वो 10 लाख रुपीस से कम इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे माइक्रो के अंदर आता था। तो पहले किस बेसिस में किया जाता था, इन्वेस्टमेंट के बेसिस में, बट जो क्राइटेरिया अब है वो इन्वेस्टमेंट और एनुअल कितना टर्नओवर जा रहा है दोनों के बेसिस में लिया जा रहा है। तो दोनों को आपको ध्यान पे रखना है। पहले जो इन्वेस्टमेंट था 5 करोड़ से कम हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, और सर्विस सेक्टर के अंदर 2 करोड़ से कम हो तो हम उसे स्मॉल कैटेगरी के अंदर रखते थे। पहले जो था इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ से कम हो, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और सर्विस सेक्टर के अंदर 5 करोड़ रुपीज से कम हो इन्वेस्टमेंट, तो उसे मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर रखा जाता था। लेकिन अब क्या चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है दोनों को एक साथ कर दिया गया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कंडीशन दोनों के अलग अलग पहले कंडीशन थी, अब एक साथ हो गया है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो माइक्रो में आएगा, लेकिन अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो के अंदर आएगा। तो टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए तो माइक्रो के अंदर आएगा। अगर वही चीज अगर 10 करोड़ से कम है, 50 करोड़ से कम है, टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, या इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है तो स्मॉल के अंदर आएगा। मीडियम के अंदर कौन सा आएगा, अगर कोई 20 करोड़ से इन्वेस्टमेंट कम है और 100 करोड़ रुपए से कम उसका टर्नओवर निकल के आता है तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आएगा। तो ये चीज हमने देख ली, डिस्कस कर ली। यहाँ पे छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है, आप लोग देख लीजिए। जो आर्टिकल्स के अंदर हमने बात की थी लिक्विडिटी लाइफलाइन, तो आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंदर ये चीज है। लिक्विडिटी लाइफलाइन जो है, एक लिक्विडिटी एक तरीके से लाइफलाइन बताया जा रहा है कि जो अगर आप पैसा मार्केट के अंदर रहेगा तभी हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर पाएगी। तो उसके लिए जो है हमें वेरियस सेक्टर्स को पैसा देना होगा, जो कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा दिया भी गया है। तो एमएसएमई सेक्टर में जो एक्सटर्नल क्राइसिस चल रही है तो इसको सॉल्व करने के लिए पैसा देना चाहिए, जो कि दिया गया है। 3 लाख कोलेट्रल फ्री लोन जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे यहाँ पे। और एनबीएफसी के अंदर देखिए आपको याद रखना, लिक्विडिटी क्राइसिस इसको सॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कई करोड़ रुपए वहां पे दिए गए हैं, कोई 1000 करोड़ रुपए। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि एनबीएफसी क्या करेगी, एनबीएफसी ही तो अल्टीमेटली जो है एमएसएमई को फिर जाके लोन देगी। तो ये चीज भी यहाँ पे इंश्योर करना जरूरी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हम फटाफट देख लेते हैं ब्रोकन इकोनॉमी जो हमारा आर्टिकल है। यहाँ पे ब्रोकन इकोनॉमी से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैं सेकंड टाइम जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको रिकॉर्ड करने में, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड किया था तो उसमें साउंड नहीं आ पाई थी। इसकी वजह से मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल आप लेक्चर को शेयर करिए, हर एक जगह फैलाइए। और एक चीज़ और है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर इसकी पीपीटी चाहिए कोई भी चीज़ों की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ज्वाइनिंग टेलीग्राम ग्रुप यू हैव टू यूज @study time only। आप सर्च करिए स्टडी टाइम ओनली को, टेलीग्राम के अंदर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसमें जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सारी पीडीएफ पीपीटी द हिंदू की पीडीएफ सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स मटेरियल आते हैं मैं सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर दिया करता हूँ। बहुत इजी पड़ता है मुझे भी शेयर करना, और आपको भी इजी पड़ेगा वहाँ से डाउनलोड करना। तो इसलिए आप जरूर ज्वाइन करिए, ये आपके ही फायदे की बात है। चलिए हम डिस्कस करते हैं ब्रोकन इकोनॉमी की ओर। तो जो ब्रोकन इकोनॉमी है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा नीड निकल के आता है वो फूड निकल के आता है, कि हमें फूड की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जो 77 मिलियन जो टन से फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। पुअर्स पीपल्स को कैश ट्रांसफर यहाँ पे किया जा रहा है, जो भी इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, डिमांड बढ़ेगी। सिंपल सी चीज़ है, लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड कम रहेगी, डिमांड कम रहेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, डिमांड कम रहेगा, इकोनॉमी नीचे चली जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी।
तो अगर उसे हमें बढ़ाना है तो हमें कैश ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है, जो कि हम कर भी रहे हैं। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम 500 रुपीज और 1000 रुपीज जो है कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे चलते हैं, एमजी नरेगा की बात करते हैं। एमजी नरेगा के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। इसके अंदर तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे छाट लिए आप लोगों के लिए। तो देखिए, एमजी नरेगा जो पहले एग्रीकल्चर के अंदर वर्क देते थे, कंस्ट्रक्शन वर्क देते थे, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमजी नरेगा का जो आपका दायरा है आप इसको बढ़ाइए, और आप ना सिर्फ एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन बल्कि रूरल इंटरप्राइजेस के अंदर भी वर्क दीजिए। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। जो लिमिट यहाँ पे तय की गई थी 100 डेज की लिमिट, उस लिमिट को तोड़िए और उस लिमिट को तोड़ के आप उस लिमिट को इंक्रीज करिए। तो इंक्रीज करने की बात की जा रही है लिमिट को। तो इस सारे पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। ब्रोकन इकोनॉमी के हमने अंदर ये सारी चीजें देखी। तो अब हम देखते हैं ब्रोकन इकोनॉमी को, जो हमारी इकोनॉमी टूटी हुई है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो ब्रोकन इकोनॉमी के अंदर एक एग्रीकल्चर ग्रोथ आ जाता है। देखिए, ये जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको बाय हार्ट याद रखना होगा, बिल्कुल भूलना नहीं है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, पर ये कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पे जोर दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है हमारी वो कितने परसेंट जीडीपी है? 16% जीडीपी है। और एम्प्लॉयमेंट कितना है? 60%। आपको यहाँ पे ध्यान देना है जो मैं बातें बोलने जा रहा हूँ, कि जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है, इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो रही है उसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितने परसेंट यहाँ पे शो कर रहा है? 16%। याद रखना, कितने परसेंट? 16%। तो 16% जो है ग्रोथ कहाँ से आ रही है? एग्रीकल्चर से। लेकिन उसी एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिली हुई है? 60% लोगों को। दैट मीन्स इंडायरेक्टली हम यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि जो 60% पीपल जो एम्प्लॉयमेंट है उनको जो मिल रहा है वो 16% पैसा मिल रहा है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमारी इंडियन इकोनॉमी है, उसके अंदर कितनी जीडीपी है? 100 रुपीज़ की जीडीपी है, 100 रुपये की जीडीपी है, 100 रुपये की जीडीपी है, और 100 लोग ही काम करने वाले हैं। तो 100 लोग जब काम करने वाले हैं तो उसके अंदर 16 रुपीज़ कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। तो यहाँ पे 100 रुपये में से 16 रुपये कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर में से निकल के आता है। लेकिन उस 16 रुपये के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? 60 लोग काम कर रहे हैं। दैट मीन्स 60 पीपल जो है वर्क कर रहे हैं इस 16 रुपीज़ के लिए। तो 60 जो पीपल हैं, 60 लोग जो हैं, 60% जो लोग हैं उनको 16% पैसा मिल रहा है। तो ये एक इनइक्वलिटी को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करता है, जो कि आप कहीं पे भी इनइक्वलिटी में यहाँ पे चीज़ मेंशन कर सकते हैं। और जो 40% लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट लोग हैं, उनके पास रिमेनिंग पैसा है। तो मतलब यहाँ पे इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। कितनी ज़्यादा इनइक्वलिटी है, अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर की इकोनॉमी को यहाँ पे बढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं। इसके 60% लोग, तो यहाँ पे कितने ज़्यादा पुअर लोग हैं ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको, इसका इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, केयर इकोनॉमिक बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पे हमें अपने हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान पे रखना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देन ईजिंग लेबर लॉ, हमें लेबर लॉस को बढ़ाने की ज़रूरत है। आज भी हमें ज़रूरत है कि हम लेबर लॉस को बढ़ाएं, उसे अच्छे से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, जिससे हमारे इंडिया के अंदर क्या हो, इन्वेस्टमेंट अच्छे से आ पाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो हमें हर एक एग्ज़ाम में या हर एक आंसर में ये आप लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इनकम सपोर्ट की बात करते हैं, जो हमने द हिंदू के पेज नंबर 6 में देखा था। इनकम सपोर्ट, तो यहाँ पे देखिए मेन इशू निकल के आ रहा है यूपी का, क्योंकि यूपी ने क्या किया है कि लेबर लॉस को सस्पेंड कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी ने क्या किया, यहाँ पे लेबर लॉस को सस्पेंड कर दिया गया है 3 साल तक के लिए। तो 3 इयर्स तक के लिए लेबर लॉ यहाँ पे हटा दिया गया है। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। कुछ लेबर्स के राइट्स हैं उसको हम देखेंगे, जैसे कि एक ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कहीं पे भी
आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड न्यूज़ दिखती है तो आपको अपने कान खड़े कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि प्रीवियस ईयरली किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन एक आया था, आपको बताना था कि राइट टू प्राइवेसी जो है हमारे किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो याद रखिएगा, राइट टू प्राइवेसी अगर मैं बात करता हूं, प्राइवेसी की बात करता हूं, तो किस आर्टिकल के अंदर आता है? यस, इट इज आर्टिकल 21 के अंदर आता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन जैसे कि अगर आप आर्टिकल 21 को रीड करेंगे तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? राइट टू लाइव विद डिग्निटी। तो यहाँ पे राइट टू लाइव विद डिग्निटी है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ा राइट है, ये इंटरप्रिटेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता रहता है। एक ओपन राइट है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राइट्स इसके अंदर आते हैं। तो एक राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, और राइट टू वर्किंग कंडीशन जो है, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन होने चाहिए, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो हो सकता है कि इसके ऊपर इस बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो है वर्किंग कंडीशन जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 21 के अंदर आता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जो हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आपसे अगर ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी के अंदर ही आता है। यहाँ पे मैंने मोर स्पेसिफिक किया है कि एग्जामिनेशन में क्या होने लग गया है, अब एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जा रहा है। इसलिए हमको भी अब अपनी पढ़ाई को स्पेसिफिक करना होगा, हमको भी थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना होगा। आर्टिकल के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग का वर्ड का यूज किया गया है और बताया गया है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या एक फंडामेंटल राइट थी। तो आपको याद रखना है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कोई भी राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार ये कलेक्टिव बार्गेनिंग कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, जो हमारा है इकोनॉमी की, हम जो बात कर रहे थे कि डिमांड और सप्लाई चेन। देखिए सप्लाई चेन तो स्मूथली चल रहा है, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन जो डिमांड है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसका जो सॉल्यूशन है इनकम सपोर्ट, क्योंकि लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी जॉब जा चुकी है, अपनी जॉब खो चुके हैं, तो जिसकी वजह से उनको जो है इनकम सपोर्ट नहीं मिल रही है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, फूड सिक्योरिटी इन्हेंस हो रही है, उनकी जो फूड सिक्योरिटी वो खतरे में आ रही है, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें खतरे में आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल के आ रही है, उनके पास पैसा नहीं है। जो 90% जो लोग हैं वर्क फोर्स के अंदर काम करने वाले, उनके पास पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं? कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो परमानेंट जॉब नहीं है। अब जॉब जब अगर परमानेंट नहीं है तो वो टेम्पररी पीरियड में है, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस में उनकी जॉब है, ये देखने को मिलता है। तो जब टेम्पररी और शॉर्ट टर्म बेसिस पे जॉब है, तो वो क्या होगा, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगी जॉब, उनको पैसा थोड़े दिन में नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उनके वो खाना कहाँ से लाएंगे, वो डिमांड कैसे बढ़ेगी उनकी, उनके पास खाने के लिए ही पैसा नहीं रहेगा, तो वो डिमांड कैसे कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका हमें निवारण करना पड़ेगा, इनकम दे के, इनकम सपोर्ट करके। इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ, कहीं पे भी ये अगर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस की बात हो रही हो तो आप इसको बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। ये आर्टिकल्स के अंदर ही था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है कि इनकम जो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस ही किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किसी भी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत सारी बंद हो चुकी हैं, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो इसको आपको याद रखना है। जैसे कि लेबर लॉ हो गया, इसको आपको याद रखना है। मार्केट का साइज हो गया, क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो गया। तो ये सारे जो हैं आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि लेबर लॉ कैसे है वो डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट आ रही कि नहीं, मार्केट का साइज कितना है, जो चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है क्या उसका साइज है मार्केट के अंदर या नहीं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। क्रेडिट कितना अवेलेबल हो रहा है, वो ग्रोथ कर सके इसलिए उसको क्रेडिट भी चाहिए, तो पैसा कितना अवेलेबल हो रहा है, कितनी ईजी से अवेलेबल हो रहा है, वो चीज़ भी डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट की वेरियस जो पॉलिसीज़ होती हैं वो डिपेंड्स करेंगी, उनकी पॉलिसीज़ किस तरीके से चल रही हैं। इन्वेस्टमेंट जो फिक्स इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो कितना है वो डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें जो होंगी डिपेंड करेंगी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी न्यूज़ को और डिस्कस करते हैं। NTCA, WCCB, CZANBWLFSI, ये क्या है? ये छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है।
कई बार इसके ऊपर जो इस तरीके से एक स्टेटमेंट आ जाता है और प्रीवियस ईयर में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको हमको याद रखना है। देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA आपको याद रखना है, एक स्टेचुटरी बॉडी है। ये अगर कोई भी बॉडी स्टेचुटरी बॉडी होती है तो वो किसी न किसी एक्ट के तहत आती है, किसी न किसी एक्ट के तहत आती है। पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट पास होगा, कोई भी लॉ बनेगा, उसके तहत ये बॉडी आएगी। तो ये स्टेचुटरी बॉडी है, किस एक्ट के तहत आई है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आई है। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर है सेंटर में, वो इसके चेयरमैन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बॉडी हमारी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये भी एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि कब ये बनी थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत इसको बनाया गया था। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बॉडी जो हमारी है सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये जू से रिलेटेड जो भी काम होता है अथॉरिटी होती है, इसमें ये काम करती है। इसके भी एक हेड होते हैं अलग से, तो इसको याद रखना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनी है, इसलिए एक ये स्टेचुटरी बॉडी भी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हमारा NBWL, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको बनाया गया था। चेयरमैन इसके कौन है? PM है। याद रखिए, जिस बॉडी के चेयरमैन PM होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको तो आपको रट लेना है। स्टेचुटरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनी है, चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे चलते हैं, FSI की बात करते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको आपको याद रखना है। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1981 में। मिनिस्ट्री ऑफ किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इसके जो हेड होते हैं वो कौन है? DG इसके हेड है, याद रखना है। ये एक रिपोर्ट रिलीज करती है और 2019 में इसने ये रिपोर्ट रिलीज किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर 2 साल में रिपोर्ट रिलीज करती है। ISFR जिस नाम की रिपोर्ट होती है, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये रिलीज करती है, तो ये रिपोर्ट के बारे में आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं हमारे डे क्रैश कोर्स के अंदर, तो उसको आपको जाके जरूर देखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो CAR से रिलेटेड है। जो कोटक महिंद्रा बैंक था उससे रिलेटेड जो था, उसके अंदर CAR मेंशन था। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में 2018 में क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो चलिए इस बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। बेसल 3 के अनुसार यहाँ पे 8% क्राइटेरिया रखा गया, लेकिन इंडिया ने 9% क्राइटेरिया रखा है। अब देखिए क्या क्राइटेरिया रखा है, किस चीज का क्राइटेरिया रखा है, तो इसको आपको समझना है कि कैश के फॉर्म में पैसा रखना होगा। कैश के फॉर्म में, जो लिक्विडिटी के फॉर्म में आपको पैसा रखना होगा, बैंकों को अपने पास ही पैसा रखना होगा। इसको प्रोविजन कवरेज रेशियो भी कहते हैं। कि सपोज आपका जो पैसा है, कोई अगर आपने बैंक में जमा किया है, बैंक ने आपको लोन दिया, तो हो सकता है कि वो NPA बन जाए, लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाए, वो वापस ना आए, आप उसको जो है वापस ना कर पाए। तो यहाँ पे जो बैंकों ने लोन दे के रखा है तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कैसे, जो आपके जो सेविंग अकाउंट के जो पैसे हैं वो आपको कैसे वापस कर पाएंगी। डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है और जो लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं वहाँ पे काम करने वाले, उनकी जो सैलरीज होती है वो सारी चीज़ें कैसे दे पाएगी। तो उन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कुछ % जो पैसा होता है बैंकों को अपने पास रखना होता है, उसे ही हम कैश एडिक्वेट रेशियो कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कैपिटल एडिक्वेट रेशियो क्या है, उसी को हम कैश एडिक्वेट रेशियो भी कहते हैं। बेसल 3 के अनुसार इसे 8% क्राइटेरिया रखा गया था, लेकिन इंडिया में ये 9% है। तो ये आपको याद रखना है, ये RBI के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात, ये बैंक नहीं करते हैं, ये RBI डिसाइड करता है। ये कैपिटल कंजर्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, कैपिटल कंजर्वेशन बफर एक अलग से होता है, ये 2.5% हमें रखना होता है पैसा, तो ये अलग से रखना होता है। तो चलिए हमने डिस्कस किया। छोटा से एक पोलावरम प्रोजेक्ट हमने अभी बात की थी पेज नंबर 5 के अंदर जो था।
इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया गया है। तो नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया गया है, इसको याद रखना है आपको। ये किस रिवर के अंदर है? तो यस, ये गोदावरी रिवर के अंदर है। ये किस स्टेट के अंदर है कौन सा ये प्रोजेक्ट? तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने देख ली, आंध्र प्रदेश के अंदर है, गोदावरी रिवर के पास है, ये गोदावरी रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, पोलावरम प्रोजेक्ट है नाम इसका। नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट कौन कौन से इससे अफेक्ट हो रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये दो स्टेट हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूट जो है, मैटर जो है निकल के आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे मूव करते हैं हमारी क्वेश्चंस की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल एडिक्वेट रेशियो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका आपको आंसर देना है। कैपिटल एडिक्वेट रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनक्वायर इज द अकाउंट होल्डर पे टू रीपे ड्यू। तो अगर जो अकाउंट होल्डर है वो पे नहीं कर पा रहा है, तो उससे बचने के लिए, जो लॉस है उससे बचने के लिए जो पैसा हमें मेंटेन रखना पड़ता है बैंकों के पास, वो मतलब बैंकों को अपने पास पैसा मेंटेन रखना पड़ता है, उसे हम CAR कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेट रेशियो। और इसी का दूसरा नाम कैपिटल की जगह आप कैश भी यूज कर सकते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यस, फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या है? CAR डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक। क्या ये इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करता है? गलत, ये कंट्री का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। और हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक कौन है? RBI है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? RBI डिसाइड करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ये प्रीवियस ईयर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो वन स्टेटमेंट इसका सही है। तो 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं एक सिंपल न्यूज की मदद से। और हम हॉलिस्टिक वे में डिस्कस कर रहे हैं, ना सिर्फ न्यूज को बल्कि उसके बैकग्राउंड को भी डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उसको फैलाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और उनका फायदा हो पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को शेयर कर दीजिए, हर एक जगह पहुंचा दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो पाए यहाँ पे। तो आपको बस शेयर करना है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको बस शेयर करते रहिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर एक जगह। और एक लास्ट में इंफॉर्मेशन ऑफ कि अगर आपको PDF चाहिए या PPT चाहिए किसी भी प्रकार की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको करना ये होगा कि टेलीग्राम में जाके आपको @study time only सर्च करना होगा और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। तो वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पढ़ाई वाली जो भी PDF वगैरह PPT मटेरियल होता है, मैं वहां पे शेयर कर दिया करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।